अफजाल अंसारी की सांसदी जाते जाते कैसे बची? कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने के मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जारी रखी अंतरिम रोक? जाति जनगणना के बाद नीतीश कुमार के आरक्षण पर फैसले को 65% कोटा करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से क्यों इनकार कर दिया? और आखिर में रॉयल्टी टैक्स के मामले में बीजेपी और कांग्रेस की राज्य सरकारें कैसे एक नजर आई, इन सारी बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे कोर्ट कचहरी से जुड़े हमारे खास प्रोग्राम सुनवाई में। सुनवाई के इस एपिसोड में हम 5 मामलों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात अफजाल अंसारी के मामले की। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की सदस्यता पर बरकरार खतरा टल गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अफजाल अंसारी को राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में अफजाल को 2023 में 4 साल की सजा हुई थी। इस सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी। अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट 2004 में हुए बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद लगाया गया था, जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट ने 2023 में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करते हुए अफजाल अंसारी ने कहा था कि उन्हें कृष्णानंद राय हत्याकांड में बरी किया जा चुका है, ऐसे में इस मामले में गैंगस्टर की कार्रवाई अवैधानिक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अफजाल की इस अपील को मंजूर कर लिया और सजा रद्द करने का फैसला किया। अगर अफजाल को मिली सजा बरकरार रहती तो उनकी सांसदी जा सकती थी। सुनवाई के इस एपिसोड में अगला मामला जुड़ा है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के उस आदेश से जिसमें राज्य सरकार ने कांवड़ रूट पर सभी खाने पीने की चीजों के दुकानदारों को अपना नाम का उल्लेख करने का आदेश दिया था। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी और राज्य सरकार से जवाब मांगा था। 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि मालिकों का नाम और पहचान प्रदर्शित करने का आदेश भोजनालयों, दुकानों के नाम को लेकर होने वाले भ्रम को दूर करने और पारदर्शिता लाने के लिए यह आदेश जारी किया गया था। इस संबंध में राज्य सरकार को काफी शिकायत मिली थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया कि आदेश किसी तरह से धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है और सब पर समान रूप से लागू होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेसेस रेगुलेशंस 2011 के उन प्रावधानों को भी रखा। इसमें कहा गया है कि सभी खान पान की दुकानों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और फोटो आईडी लगाना जो मालिक है उसका अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर कानून नाम प्रदर्शित करने की अनुमति देता है तो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश राज्य के कानून के खिलाफ होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का यह जवाब था। उत्तराखंड सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार के वकील ने दलील दी कि ऐसे कानून बहुत पहले से हैं जिसमें दुकान मालिकों का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य है। एक उदाहरण उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दिया। उत्तराखंड सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से दिक्कत हो रही है। अगर कोई व्यक्ति आम के ठेले पर नशीला पदार्थ लेकर आ गया तो उसकी पहचान नहीं हो सकती, कम से कम कानून तो लागू करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी दुकानदार को नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर कोई स्वेच्छा से लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल राज्य सरकारों के आदेश पर अंतरिम रोक जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश से अब चलते हैं बिहार। सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को लगा है तगड़ा झटका। 29 जुलाई को 65% आरक्षण मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई सितंबर में होगी। आपको बता दें कि नवंबर 2023 में बिहार सरकार ने जाति जनगणना कराने के बाद आरक्षण को बढ़ाने का फैसला किया था। बिहार सरकार की ओर से इस फैसले के पीछे तर्क दिया गया था कि सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी उनकी आबादी की तुलना में काफी कम है। इसी तरह के साथ बिहार सरकार ने आरक्षित कोटा को 50% से बढ़ाकर 65% करने का फैसला किया था, जिसके बाद सरकारी नौकरियों में कुल आरक्षित कोटा 75% तक पहुंच गया था। 10% ईडब्ल्यूएस कोटा मिलने के बाद बिहार सरकार के इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। 20 जून 2024 को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि बिहार सरकार का यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 का उल्लंघन करता है जो समानता की बात करते हैं।
पटना हाईकोर्ट के फैसले को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। बिहार सरकार का पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने छत्तीसगढ़ के ठीक इसी तरह के मामले का उदाहरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम रोक लगाने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के इस एपिसोड में अब बात शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर हुई बहस पर। किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा पंजाब बॉर्डर पिछले 6 महीने से बंद है। 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। फरवरी में पंजाब से किसानों का जत्था दिल्ली की ओर चला था, लेकिन शंभू बॉर्डर पर हरियाणा सरकार ने हाईवे पर बैरिकेड लगाकर किसानों को रोक दिया था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश हरियाणा सरकार को दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए किसानों से बातचीत के लिए कमेटी का प्रस्ताव दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस उज्जवल भुवन, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने की। हरियाणा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि उन्हें लोगों को हो रही असुविधा का ध्यान है, लेकिन बॉर्डर के दूसरी तरफ यानी पंजाब की तरफ 500 ट्रैक्टर ट्राली बख्तरबंद के रूप में मौजूद है, जो पंजाब से दिल्ली जाना चाहते हैं। अगर वे दिल्ली पहुंचते हैं तो कानून व्यवस्था के लिए गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की, क्या आपने उनको भरोसे में लेने या विश्वास जीतने की कोशिश की। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, आपको कुछ प्रयास करने होंगे, अंततः आप स्टेट हैं, आपको किसानों तक पहुंचने की पहल करनी होगी। आखिर क्यों वे दिल्ली आना चाहते हैं और क्यों वे ट्रैक्टर ट्रॉली सब लेकर आना चाहते हैं। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली आने पर उनका भरपूर स्वागत है, लेकिन दिक्कत ये है कि वे टैंकर्स जेसीबी आदि में नेशनल हाईवे पर नहीं जा सकते। कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने बातचीत की कोशिश की। सॉलिसिटर जनरल ने बातचीत के लिए मंत्री को भेजने की बात कही तो कोर्ट ने कहा कि मंत्री के जाने से विश्वास में कमी आती है, कोई न्यूट्रल रास्ता अपनाइए। कोर्ट ने कहा कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति को बातचीत के लिए भेजना होगा जिस पर दोनों तरफ के लोगों को विश्वास हो। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो इस सुझाव को सरकार के सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला भरोसे की कमी का है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया है, जो सरकार और किसानों दोनों के साथ बातचीत कर मामले को सुलझाने का प्रयास करे। आखिर में बात सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की। 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने फैसला दिया कि खनिजों पर रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को खनिजों पर टैक्स लगाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जबकि ऐसे राज्य जहां खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है, जैसे ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि इन राज्यों के लिए ये बड़ी जीत मानी जा रही है। साल 1989 में 7 जजों की बेंच ने इंडिया सीमेंट्स वर्सेस तमिलनाडु सरकार के मामले में रॉयल्टी को टैक्स माना था। तब कोर्ट ने कहा था कि ऐसी रॉयल्टी पर टैक्स लगाना राज्य सरकार की विधायी क्षमता से बाहर है। अब 9 जजों की बेंच ने 8-1 के बहुमत से इस फैसले को पलट दिया है। तो ये सुनवाई के इस एपिसोड में हमने आपको 5 मामलों के बारे में बताया जो इस हफ्ते चर्चा में रहे हैं। इस पूरे एपिसोड के बारे में, इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।